Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today is your second lecture from chapter number 2, in which we discuss resolution of vector, um, addition of vector by rectangular component method. Now, students, start your first topic, which is resolution of vector, and in first we start our lecture with some observation. अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो आपके सामने मौजूद है, ये एक फाइल GIF फाइल है, एक इमेज है जिसमें एक पर्सन अपने लगेज के साथ एक रोड पे भागता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, वो है आपके पास एंग्री बर्ड से रिलेटेड। एंग्री बर्ड मूव कर रहा है कुछ ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए, और उसके जो कुछ उसके करेक्टर के अंदर जो मौजूद, इस गेम के अंदर मौजूद कुछ जो करेक्टर्स थे उनको तोड़ने के लिए आके उनको हिट कर रहा है। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन को अपने जहन में रखिएगा और फिर हम बात करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इससे पहले जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश की थी, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने देखा था कि एक पर्सन अपने लगेज बैग को लेकर कुछ इस पोजीशन में दौड़ता हुआ जा रहा था। अगर इस पोजीशन को देखें और इस पर्सन के हाथ की पोजीशन को देखें तो उसने लगेज बैग के जो हैंडल है उसको कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है कि उससे जनरेट होने वाला वेक्टर ना ही कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में है और ना ही कम्प्लीटली वाई एक्सिस में है। यानी कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन जो वो बैग को मूव करने के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से जो ना कि कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में। जबकि फोर्स, जैसा हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होती है, और अगर हम वर्क डन की बात करें तो फोर्स जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, बल्कि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अंदर कवर हो रही है। जिस डायरेक्शन में वो पर्सन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वो लगेज मूव करता हुआ जा रहा है, जबकि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो ना ही एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में है। बट यहाँ पर हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन मौजूद है, और वो ये है कि उस बैग की पोजीशन क्या है। ये बैग जमीन से थोड़ा ऊपर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर मौजूद है वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन कंप्लीटली वाई एक्सिस में नहीं है, यानी कि इसका एंगल कंप्लीटली 90 डिग्री नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स कंप्लीटली अपनी डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रही, बल्कि वो दो डायरेक्शंस के अंदर या दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है अपने आप को, अपने वेक्टर को। ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को हम उस फोर्स या उस वेक्टर के कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं, यानी कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। सिमिलरली सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी, अगर आप उसमें देखें कि इस एंग्री बर्ड की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के मुताबिक एंग्री बर्ड पे जो फोर्स लगाई जा रही है इसको थ्रो करने के लिए, वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन जब उसकी मूवमेंट हम देखते हैं तो वो हमें दो डायरेक्शंस के अंदर नजर आती है, एक एक्स एक्सिस में यानी वो आगे की तरफ भी जा रहा है, और दूसरी वाई एक्सिस में यानी कि वो ऊपर की तरफ भी मूव करके गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर था, उस कंप्लीटली उस डायरेक्शन में उस एंग्री बर्ड की मूवमेंट नहीं है, बल्कि उस एंग्री बर्ड की मूवमेंट वाई एक्सिस, पार्शियली इन वाई एक्सिस और पार्शियली इन एक्स एक्सिस मौजूद है। यहाँ भी आपके पास यही प्रोसेस हो रहा है कि वो एंग्री बर्ड, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स अपनी वेक्टर को दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर रही है या दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वेक्टर इन एक्स एक्सिस, या ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, दूसरी तरफ आपके पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, यानी कि ना ही कम्प्लीटली एक्स एक्सिस और ना ही कम्प्लीटली वाई एक्सिस के दरमियान ये फोर्स का वेक्टर यहाँ पर मौजूद है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ना ही कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में और ना ही कम्प्लीटली वाई एक्सिस के अंदर मौजूद है। नाउ
According to the observation, we can say that the process of splitting a vector into two or more vectors is called resolution of vector. The vectors so obtained are called components of vector. यानी कि किसी भी एक वेक्टर जो कि completely किसी एक डायरेक्शन में नहीं है उसको टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, या कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। और जो जिस तरह हम इसको स्प्लिट करेंगे उन स्प्लिटिंग पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स का नाम दे देंगे। Now we have a vector which is not in x-axis और nor in y-axis। ये आपके पास एक वेक्टर है जो ना ही x-axis में है ना ही y-axis में है, ठीक है। ये x और y के दरमियान मौजूद है। सपोज दैट वेक्टर इज a। इस वेक्टर का जो एक कंपोनेंट हम बना रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो आपके पास ए एक्स है और ये आपके पास कंप्लीटली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। सिमिलरली इस वेक्टर का एक और कंपोनेंट यानी कि इस वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो वो आपके पास ए वाई और वो वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आपके पास जो एंगल ड्रॉ कर रहा है ये वेक्टर जो कि कंप्लीटली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ड्रॉ कर रहा है वो एंगल थीटा कहलाएगा। और अगर ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन को हम यहाँ पे उस एरो से शो कर देंगे। नाउ अब इसी वेक्टर को अगर हम फर्दर सॉल्व करना शुरू करें तो हम ये देखते हैं कि जो वेक्टर x और y कंपोनेंट के दरमियान मौजूद है या x और y एक्सिस के दरमियान मौजूद है वो बेसिकली एक रिजल्टेंट वेक्टर की तरह शो हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करें तो आपके पास वही वेक्टर आ जाएगा जो कि इनिशियली यहाँ पे मौजूद है। यानी कि सपोज दैट x कंपोनेंट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एज इट इज मौजूद है, y कंपोनेंट आपके पास अपर डायरेक्शन मौजूद है। अगर हम ax और ay को ax एंड ay अगर हम डाउनवर्ड मौजूद ax और उसके साथ मौजूद वर्टिकली ay राइट साइड पे जो मौजूद है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास डायगोनल जो आएगा वो आपके पास a आएगा, यानी कि वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा जो कि बराबर होगा ax प्लस ay के। और अगर हम लेफ्ट साइड पे मौजूद ए वाई और उसके ऊपर मौजूद ए एक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर भी यही रिजल्टेंट जनरेट होगा जो कि सेंट्रल पार्ट में यानी डायगोनल में मौजूद है ए। और अब इसके जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई और a is equals to a I x plus a j y। यहाँ पे i और j दो यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहे हैं जो कि x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। Now components represented in term of vectors. Suppose that we have a diagram in which we have a vector a and it has two components ax and ay. फॉर x कंपोनेंट अगर हम यहाँ से x कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करें cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड ax ओवर a। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने ay मौजूद है यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू ay है। जो q पॉइंट है, q पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो p और o लाइन के o q और p q के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री और 90 डिग्री बिल्कुल सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू a है। क्योंकि मुझे x कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ cos थीटा की आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ जो कि बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर है और वो हो जाएगी ax ओवर a। नाउ ax इज इक्वल टू a cos थीटा। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आपके पास x कंपोनेंट का की वैल्यू आ जाती है ax इज इक्वल टू a cos थीटा। सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट के लिए यानी कि मैं y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास ay है जो कि परपेंडिकुलर साइड है यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर। सो we use sin theta which is equals to perpendicular over hypotenuse which is equals to ay over a and ay is equals to a sin theta अगर हम इसको
रीअरेंज कर लेते हैं। इफ वी मेक द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें ए की, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, क्योंकि ए आपके पास हमें पता है बराबर होता है ए एक्स प्लस ए वाई के। इससे पहले हमने ये चीज सॉल्व की है, तो अगर उसमें हम दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस a sin theta j. Now, from the given diagram, we can find magnitude of the resultant vector by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के जरिए से, क्योंकि ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए Pythagoras theorem यूज करते हैं, हम इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। According to the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square, and hypotenuse square का हम अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हाइपोटेनस का, बट हमारे पास सेकंड साइड पे प्लस का साइन मौजूद है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू रेडिकल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सॉरी, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि ए जस्ट ये ए है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नाउ इफ वी विश टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ resultant vector, so we can use tangent theta which is equals to perpendicular over base, और perpendicular की वैल्यू a y है divided by a x, and we can write the final equation theta is equals to tangent inverse a y over a x. Now addition of factor by rectangular component. आपके पास according to the definition, the analytical method for addition of factor is called addition of vector by rectangular components. Here you can see the diagram. We have in first diagram we have a vector a, in second diagram we have a vector b. We add them by head to tail rule. In third diagram a और b को add किया हमने head to tail rule के जरिए से। a का हमने a को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक a के बिल्कुल डाउनवर्ड मौजूद है a x यानी x कंपोनेंट, और एक a के बिल्कुल एडजेसेंट मौजूद है a y जो कि y कंपोनेंट है। सिमिलरली b के हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए, बी एक्स जो कि b के बिल्कुल नीचे मौजूद है, और b के एडजेसेंट जो आपके पास साइड मौजूद है उस पे बी वाई, ये थर्ड डायग्राम के अंदर मौजूद है। a और b को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल रिजल्टेंट जो आएगा वो r से यहाँ पे मेंशन किया गया रेड लाइन से। नाउ जब हम बात करेंगे टोटल रिजल्टेंट की तो हम देखते हैं कि ए एक्स और उसके बिल्कुल एडजस्ट के साथ ही बी एक्स मौजूद है, यानी कि ए एक्स ग्रीन लाइन से शो किया गया है, बी एक्स ब्लू लाइन से शो किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में मौजूद हैं। तो आपके पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि ओ से लेके एक्स तक की के दरमियान मौजूद है वो हो जाएगी आर एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली वाई एक्सेस में देखें तो ए वाई आपके पास ग्रीन से शो किया गया है, बी वाई आपके पास ब्लू से शो किया गया है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि आर वाई के बराबर होगा विच इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। यानी कि हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए, दोनों को ऐड किया, उनका रिजल्टेंट आर के बराबर था। हमने उन दोनों वेक्टर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए, एक ए एक्स दूसरा ए वाई, दूसरे वेक्टर का बी एक्स एंड बी वाई। जब हमने दोनों वेक्टर्स को कंबाइन किया तो हमने देखा कि एक ही डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के अंदर ए भी मौजूद है बी भी मौजूद है, और दोनों के एक्स कंपोनेंट ए एक्स और बी एक्स मौजूद हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों की एडिशन आर एक्स के बराबर कर दी। दूसरी तरफ आपके पास ए वाई और बी वाई एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों की एडिशन हमने आर वाई के बराबर कर दी। यानी कि अगर हम इन दोनों के कंबाइंड कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे कि वही रिजल्टेंट आएगा जो सिंपल ए और बी के एडिशन का आ रहा था, यानी कि आर, यानी आर इज इक्वल टू आर एक्स
प्लस आर वाई के बराबर होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं, और वो इक्वेशंस क्या हैं? Rx is equals to Ax plus Bx and Ry is equals to Ay plus By. Similarly, R is equals to Rxi plus Ryj, यानी कि टोटल जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास Rx और Ry की एडिशन होगी। मैग्नीट्यूड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम तो वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? R is equals to रेडिकल Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं Rx की, जो कि Ax प्लस Bx है, तो ये हो जाएगा R is equals to रेडिकल Ax प्लस Bx होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट Ay प्लस By होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये मैंने मेंशन नहीं की है, लेकिन आपके बुक में ये चीज़ मेंशन है, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हम डायरेक्शन की बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो वो आपके पास आ जाएगी उसी तरह से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। इफ देयर आर मोर देन टू वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो आपके पास यही फॉर्मूला किस तरह से लिखा जा सकता है? आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन जे। आई और जे याद रखिएगा यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स को शो करते हैं, and their direction will be theta is equals to tangent inverse ay plus by plus cy upon ax plus bx plus cx. Determination of angle. Here I pasted another diagram of your book. यहाँ आपके पास एंगल की डिटर्मिनेशन बताई गई है कि अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इन इन क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई के अंदर इस पोजीशन पे मौजूद है, तो आपके पास उस वक्त एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट, इफ आर एक्स एंड आर वाई, अगर दोनों कंपोनेंट्स आर बोथ पॉजिटिव देन थीटा इज इन द सेम एज फाइव, यानी कि थीटा जो है वो पहले ही क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद रहेगा अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं। Second, if Rx is negative and Ry is positive, then theta lie in second quadrant. Second quadrant का मतलब है अगर आपके पास ये कहते हैं Rx जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है और Ry पॉजिटिव है, तो आपके पास वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, और अब वहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 माइनस 5 करके, यानी कि 180 डिग्री माइनस जो भी आपने एंगल निकाला है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे तो जो आपके एंगल बचेगा वो आपका बेसिकली एक्चुअल एंगल होगा और पोजीशन होगी उस रिजल्टेंट वेक्टर की। सिमिलरली इफ Rx इज नेगेटिव एंड Ry इज नेगेटिव, अगर बोथ नेगेटिव होंगे तो आपके पास ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं 180 प्लस 5 करके, यानी 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स Ry ओवर Rx करके। एंड इन फोर्थ, if Rx is positive and Ry is negative, then theta lie in fourth quadrant and can be determined as theta is equals to 360 degree minus phi, 360 degree minus tangent inverse. Thank you, student. If you feel any problem, you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.